आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी फ्रीडम स्ट्रगल पे। आज उस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे, बहुत से क्वेश्चन देखेंगे, अ लॉट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे और अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। ठीक है, तो आपको बताना है 1885 के टाइम पर इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, इज इट लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे वाइसरॉय तब इंडिया के, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। देखो इनका जो टेन्वर है ना वो आपको याद रखना है, 1884 से लेकर 1888 के बीच में है। ठीक है, इनका टेन्वर। कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तब कौन गवर्नर थे, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ तब कौन गवर्नर थे, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट जब चल रही थी तब वाइसरॉय कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ना ये इनके जो भी वाइसरॉय रहे हैं इंडिया में उनका टेन्वर का आइडिया होना चाहिए और उसके बीच के इवेंट आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगे कौन सा इवेंट उसके बीच हुआ था। ठीक है, अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। कहां पर बनी थी? बॉम्बे में बनी थी। और इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है? एक रिटायर्ड ब्रिटिश जो सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, उनको जाता है इसको बनाने का श्रेय। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करें, लॉर्ड लिटन का टेन्वर जो था 1876 से लेकर 80 तक था। देखो इनके टाइम में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? देखो वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेज को वर्नाकुलर बोलते हैं। तो जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर होते थे वो कई बार ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते थे। ठीक है, उसको कर्ब करने के लिए, ताकि कोई भी लोकल न्यूज़पेपर जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना लिख पाए, इसके लिए एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में। कब लाया गया था? 1878 में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वाइसरॉय के अंडर आया था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। और इस एक्ट को रिपील कब किया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये भी आपने याद रखना है। देखो लॉर्ड लिटन का टेन्वर क्या था? 1876 से 80, और रिपन का क्या था? 80 से 84 तक, मतलब 1880 से 84 तक। मतलब लिटन के बाद रिपन ही आए थे और उन्होंने ही इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और रिपन के टाइम में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। लॉर्ड कर्जन के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है कि इनका टेन्वर 1899 से लेकर 1905 के बीच में था। इनके टाइम में पार्टीशन हुई थी बंगाल की, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन 1872 लॉर्ड मेयो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड। तो लॉर्ड मेयो जो वाइसरॉय इंडिया के थे उनको 1872 में कहां पर उनकी असैसिनेशन हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में, कोलकाता में, दीव में और दिल्ली में। तो लॉर्ड मेयो की जो असैसिनेशन है वो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी 1872 में, और किसने करी थी? शेर अली ने। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके लिए ये है कि जो लॉर्ड मेयो थे ना वो उनके टाइम में पहला इनकम्प्लीट सेंसस हुआ था इंडिया का। तो आपने याद रखना है इनका टेन्वर जो था वो 1869 से लेकर 72 तक था, और इनके टाइम पे ही क्या हुआ था? पहला इनकम्प्लीट सेंसस हुआ था इंडिया का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following introduced doctrine of lapse? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने लाई थी? ये एक ऐसी पॉलिसी थी, अगर कोई राजा है, देखो ध्यान से सुना, अगर कोई राजा है उसका कोई बेटा नहीं है तो उसका जो अडॉप्ट, अगर वो किसी बेटे को अडॉप्ट करता है, अडॉप्टेड सन को उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसका राज्य नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी को बोला जाता था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कौन कौन से रीजन इसमें कैप्चर हुए थे, जैसे सतारा हुआ था, झांसी हुआ था। तो लॉर्ड किसने ये पॉलिसी लाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने और वैरन हेस्टिंग ने। तो किसने लाई थी ये? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 तक इंडिया में रहे थे और इन्हीं के टाइम में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था, जिसके थ्रू इन्होंने सतारा, झांसी और भी बहुत सारे रीजन को कैप्चर करा था। और डलहौजी के बाद ही हमारे पास कौन आए? कैनिंग। ये याद रखना, कैनिंग कब आए थे? 1856 में, और 62 तक इंडिया में रहे थे। ठीक है, अब ध्यान रखो, आपको पता है रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। 1857 का रिवॉल्ट किसके टाइम पे हुआ है? कैनिंग के टाइम में। ये आपको याद रखना है। और जब रिवॉल्ट खत्म हुआ था उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1858 वाला एक्ट आया था। ठीक है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इस एक्ट को कहते हैं। इस एक्ट में ये बोला गया था कि लॉर्ड, अब जो भी गवर्नर जनरल होंगे इंडिया को, उनको हम गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, अब उनको क्या बोलेंगे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कब बोला गया था ये? 1858 में।
और देखो 1858 में कौन वाइसरॉय थे? लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए पहले वाइसरॉय जो इंडिया के कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्योंकि 1858 के टाइम पे जब ये एक्ट आया था तब गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं को क्या बना दिया गया था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ऐसा बोला जाता है कि पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वैरन हेस्टिंग की बात करें तो मैंने आपको बोला था 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था इंडिया का। उस रेगुलेटिंग एक्ट में यह बोला गया था कि जो गवर्नर है बंगाल का उसको क्या बना देना चाहिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने थे? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। 1773 में बने थे। इसका मतलब यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग हम उनको बोलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो ये चीजें आपको ऐसे डिफिकल्ट लग रही होंगी बट बार बार सुनोगे रिवाइज हो जाएंगे, बट इससे क्वेश्चन आते हैं तो अब हमें इसको पढ़ना ही है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स कोई भी उठा लो और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, तो वहां पर देखना कि ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि इस टाइम पे जैसे आईएनसी जब बनी तब कौन था वाइसरॉय? जैसे चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तब कौन वाइसरॉय था? तो इनका अगर आपको टेनवर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप इन क्वेश्चन को इजिली टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। देखो क्यों कंफ्यूजिंग है? हम कहते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद 1931 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करे, इसके लिए क्या करते हैं? इरविन गांधी जी को मिलते हैं और एक पैक्ट साइन होता है जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, अब हमें ऐसा लगता है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे लॉर्ड इरविन ही हुए होंगे, बट ये गलत है। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब लॉर्ड इरविन नहीं थे, तब कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। ये आपको याद रखना है। देखो 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी और लॉर्ड विलिंगटन जो है वो 1931 में आ गए थे एज अ वाइसरॉय और 36 तक रहे थे। इरविन इसके पहले थे। 1926 से लेकर 31 तक जो थे इरविन थे। इरविन ने ही गांधी जी के साथ पैक्ट साइन किया था जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जिसके थ्रू उन्होंने गांधी जी को बोला था कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना। बट जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब तक इरविन इंडिया से चले गए थे, तब वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हम इरविन मार्क कर देते हैं बट ये गलत हो जाता है। ठीक है, बट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो इरविन के टाइम में हुई थी, ये तो आपको पता है। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहां से देख लो 1930 में स्टार्ट हुई थी ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो आपको आइडिया मिल जाता है वो किसके टाइम पे हुई है? इरविन के टाइम पे हुई है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, इवन साइमन कमीशन जो आया था 1927 में, साइमन कमीशन आया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के पे रिपोर्ट बनाने के लिए 7 मेंबर का कमीशन आया था, वो भी किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड इरविन के टाइम। विलिंगटन के टाइम में क्या हुआ? देखो 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनमें इनके टेन्योर में हुई। और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? 1935 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यही बाद में बेस बनेगा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादातर पार्ट किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो ये किसके टाइम पे आया? विलिंगटन के टाइम में। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद इनका भी टेन्योर इंपॉर्टेंट है, लिनलिथगो का। ये इसके बाद आए थे 1936 से लेकर 44 तक, तो इनका टाइम है। अगस्त ऑफर हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, ये सब इनके टेन्योर में हुआ था। तो देखो ये लाइन वाइज ही मैंने डाले हैं ताकि आपको इन तीनों में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हम लॉर्ड रीडिंग की बात करें, लॉर्ड रीडिंग मैंने इसलिए डाला कि मुझे आपको बताना था कि चोरी चोरा इंसिडेंट किसके टाइम पे हुआ। तो चोरी चोरा इंसिडेंट की बात करें तो वो किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। और लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक थे? 1921 से 25 के बीच में ये इंडिया के वाइसरॉय थे। अब चोरी चोरा इंसिडेंट क्या हुआ था? बेसिकली 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी उसमें क्या करते हैं प्रोटेस्टर एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले जो होते हैं ब्रिटिशर्स जल जाते हैं। तो इस इंसिडेंट को बोलते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट। और इंसिडेंट के बाद गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया? तो ब्रिटिश इंडिया में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। देखो सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट जो है ना वो किसके टाइम पे आया था? वैरन हेस्टिंग के टाइम में। किसके टाइम में आया था? वैरन हेस्टिंग, जिनको पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहते हैं। बट इसको मॉडर्नाइज करना, इसमें रिफॉर्म लाना, ठीक है, मॉडर्नाइज किया इसको, इसमें रिफॉर्म लाए। सिविल सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कन्वेनेटेड और नॉन कन्वेनेटेड। कन्वेनेटेड होता है जो मतलब एक आप मान सकते हैं जो अपर रैंक वाली सर्विसेज होते हैं जिनमें ब्रिटिशर्स को अलो किया जाता था। इसको डिवाइड करने का काम, मॉडर्नाइज करने का टाइम, रिफॉर्म लाने का जो है
किसने किया था सिविल सर्विसेज में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो ब्रिटिश वाइसरॉय इंडिया के कौन थे? ठीक है, ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहले ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्या थे? 1856 में आए थे, ये 1856 में आए थे और 62 तक ये इंडिया में रहे थे। इन्हीं के टाइम में क्या होता है, रिवॉल्ट होता है 1857 का, और 1858 में एक्ट आता है फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसी एक्ट में बोला जाता है कि जो गवर्नर जनरल इंडिया के उनको क्या बोलेंगे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उस टाइम कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे, तो इन्हीं को बोला गया फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। देखो अगर आप ना एक एमसीक्यू सेशन देख रहे हो, हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो बहुत प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले वो उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, ठीक है। और एक जेन्युइन अपने मार्क्स जो है ना वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। इससे आपकी ना पार्टिसिपेशन दिखती है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है थोड़ी बहुत कि आप भी पढ़ रहे हो। और कभी ना ये अपने आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप अपने कमियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर गए ना जिस दिन कि मेरे में ये कमी है, मतलब मैं कम मार्क्स ले रहा हूँ, अगर आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे 20 में से 5 नंबर आ रहे हैं तो मैं ये क्यों लिखूं, तो ऐसा नहीं करना। अगर 20 में से 20 आ रहे हैं वो भी लिखना, अगर 5 आ रहे हैं वो भी लिखना है आपको। और इससे आपको लगेगा कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप साथ वालों के भी मार्क्स देखोगे और आप भी इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वैरन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वैरन हेस्टिंग को ही पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया था। अब किस ईयर में बनाया गया था तो हमें ये बता। देखो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें ही बोला गया था कि जो गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर होंगे जो बंगाल के, उनको क्या बोला जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उनके अंडर ही गवर्नर मद्रास और बॉम्बे के आएंगे, ठीक है, ये कहा गया था। और ये कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसीलिए वैरन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कब बनाया गया था? 1773 में। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु प्रपोज द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट? देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने प्रपोज करा था? कैनिंग ने, लिटन ने, डफरिन ने और लॉरेंस ने। तो किसने करा था? लॉर्ड लिटन ने करा था। लॉर्ड लिटन ने 1878 में लाया था और इसको रिपन ने रिपील कर दिया था। लॉर्ड लिटन का टेन्योर भी मैं आपको बता चुका हूं, 1876 से लेकर 1880 तक। उसके बाद रिपन आए थे। रिपन कब आए थे? 1880 से लेकर 84 तक। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड? ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था। विलिंगडन थे, वेवल थे, इरविन थे और रीडिंग थे। आपने इसका आंसर देना है। देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि विलिंगडन थे, क्योंकि इनके पहले कौन थे? इरविन थे। वो 1931 तक हुए थे। गांधी इरविन पैक्ट करने के बाद वो चले गए थे। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना और भी जैसे हमारे पास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट होना, ये सारी चीजें जो है वो विलिंगडन के टेन्योर में हुई हैं। इनका टेन्योर 1931 से लेकर 36 के बीच में था, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, यही बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादातर पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही लिया गया। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वाइसरॉय पार्टीशन बंगाल इन 1905? 1905 में जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी वो किस वाइसरॉय ने करी थी? लिटन ने, लिविंगस्टोन ने, कर्जन ने और रिपन ने। तो वाइसरॉय कौन थे तब? लॉर्ड कर्जन। 1899 से लेकर 1905 तक यही वाइसरॉय थे और इन्हीं के टेन्योर में क्या हुआ था? बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया था। चाहे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था, तो ये सब चीजें लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुई थी। ये आपने याद रखना है। देखो इंप्लीमेंट कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल? इंप्लीमेंट कब हुई थी वो डेट मैंने आपको कल भी बताई थी, याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 में ये डेट है जब इंप्लीमेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बट इसको रिपील कर दिया गया था 1911 में, क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई थी। और किसने करा था? किसके टेन्योर में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंगे के टेन्योर में। किसके टेन्योर में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंगे के टेन्योर में हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादाभाई नौरोजी। तो यहां से एक चीज आपको पता चल गई, स्वराज वर्ड को पहली बार यूज किया था दादाभाई नौरोजी ने। इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश, ईयर बताना है, एट प्लेस बतानी। तो कांग्रेस के कौन से सेशन में दादाभाई नौरोजी ने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे उस सेशन के, उन्होंने स्वराज वर्ड को यूज किया था? 1904 का बॉम्बे सेशन, 1906 का कलकत्ता सेशन, 1907 का सूरत सेशन और 1916 का लखनऊ सेशन। तो देखो 1906 का जो
कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 का, जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी जी ने पहली बार जो वर्ड है वो यूज करा था स्वराज। ठीक है, स्वराज होता है सेल्फ रूल, मतलब आपको खुद गवर्नमेंट जो है वो चलाने देनी चाहिए, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल होता है। और 1906 में कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इस चीज को यूज करा था, ये आपको याद रखना है। देखो उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, जो बॉम्बे सेशन हुआ था 1904 का, इसमें इसको प्रिसाइड करा था हेनरी कॉटन ने, ये याद रखना। किसने प्रिसाइड करा था? हेनरी कॉटन ने। 1907 का तो इंपॉर्टेंट सेशन है सूरत, यहाँ पर सूरत स्प्लिट हुई थी। ठीक है, सूरत स्प्लिट हुई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो जाएंगे। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे ये भी आपको याद रखना है। तो रास बिहारी घोष इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, रास बिहारी घोष इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1916 में लखनऊ सेशन 2 हुआ था, जहां पे लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था, मैंने आपको बताया था, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे आई थी, उसके बाद मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट भी इकट्ठे आए थे। लखनऊ सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण माजुमदार ने, एसी माजुमदार भी जिसे कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी। आई होप ये सेशंस जो हैं इनके रिलेटेड, देखो चाहे वो सेशन हो गए, चाहे वो ये जो वाइसरॉय वगैरह थे, इन सब में ना डेडिकेटेड वीडियो वन शॉट मैंने अपने चैनल पे रखी हुई है, आप हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में जाके उनको एक्सेस कर सकते हो। तो ना वो वन शॉट सेशन जो है ना वो क्रिस्प वे में अच्छी तरह से आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करा गया है। तो आप उनको देखोगे, आपको अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो एक रिवीजन में हेल्प मिलेगी, और अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है तो वो सेशन देखने के बाद आपको पढ़ने की वापस जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये मैं आपको कह सकता हूं, तो आप वॉच कर सकते हो लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सरोजिनी नायडू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन। तो सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस का कौन सा सेशन प्रिसाइड करा था? ये मैं आपको 2-3 दिन से एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। 1925 का जो कानपुर में सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड करा था सरोजिनी नायडू ने, और ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था। याद रखना, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन नहीं, फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट थी, फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करा था 1917 वाले सेशन को। बट फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? सरोजिनी नायडू, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे ये भी आपने याद रखना है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्होंने कौन सा सेशन करा था? जो तीसरा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पहला 1885 में हुआ था ना बॉम्बे में, सेकंड 1886 में हुआ था कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी वाला, पहला WC बैनर्जी वाला, और तीसरा जो सेशन था 1887 वाला, ये बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या करा था? प्रिसाइड करा था। ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये बाकी सेशंस भी देख लेते हैं। पहले सरोजिनी नायडू जी के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, आई होप आपको पता होगा, मैंने बताया भी है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि इनकी पोइट्री के लिए ये बहुत फेमस थे, अपनी पोइट्रीज के लिए। भारत कोकिला, भारत की कोकिला भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद अगर हम इन सेशंस की बात करें, 1922 का जो गया सेशन है इसको CR दास जी ने प्रिसाइड करा था, जहां पर स्वराज पार्टी वगैरह बनी थी, चित्तरंजन दास जी ने इसको प्रिसाइड करा था। 1928 का जो सेशन है कलकत्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मोतीलाल नेहरू जी ने प्रिसाइड करा था। इन्होंने इस सेशन में नेहरू रिपोर्ट दी थी, तो मोतीलाल नेहरू जी ने इस सेशन को प्रिसाइड करा था, ये भी आपको याद रखना है। 1931 का जो कराची सेशन हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को किसने प्रिसाइड करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बुक सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाय, एक बुक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस बुक को किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंदा ने, रामकृष्ण परमहंस ने, दयानंद सरस्वती ने और स्वामी प्रभावंदना ने। तो किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश जो है, ट्रुथ एक्सपोजिशन जिसे कहते हैं, ये बुक जो है वो लिखी है किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनको मूल शंकर भी कहते थे, इनको मूल शंकर के नाम से भी कहते थे। इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन सोशल रिफॉर्म्स वीडियो, आप उनको एक्सेस करो, उस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। और इन्होंने गो बैक टू वेदास, उसके बाद आर्य समाज की फाउंडेशन इन्होंने करी थी बॉम्बे में 1875 में। तो ये चीजें आपने याद रखनी है अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। तो विवेकानंद जी के बारे में, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन माय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who was the president of Indian National Congress at the time of independence of India? Important question. जब इंडिया आजाद हुआ था तब प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सी राजगोपालाचार्य, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो JB कृपलानी जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब इंडिया जो है आजाद हुई थी। उससे पहले वाला जो 1946 का सेशन हुआ था वो भी आप याद रख सकते हो, उस सेशन को प्रिसाइड करा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत बार बता चुका हूं। इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, 1885 में फाउंड हुआ था। AO ह्यूम इंपॉर्टेंट है,
एनी बसंत पहली वुमन थी, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे, फर्स्ट इंडियन वुमन है सरोजिनी नायडू। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने आईएनसी के बारे में याद रखनी है। आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशंस पे वीडियो है, आप देख सकते हो कहां पर इंपॉर्टेंट सेशन है, सारे इंपॉर्टेंट सेशन मैंने वहां पर कवर करे हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज बुक किसने लिखी है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज बुक किसकी बुक है? महात्मा गांधी जी की। इनकी एक और बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कौन सी बुक है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये दो बुक्स के नाम आप याद रख सकते हो। ये किसकी बुक्स है? महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो बुक है ना, इंडियन स्ट्रगल, ये आप याद रखना, इसका नाम इंडियन स्ट्रगल। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसका आप नाम याद रख सकते हो। और जवाहरलाल नेहरू जी की भी एक इंपॉर्टेंट बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको भी आप याद रख सकते हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये बुक्स भी पूछी जाती है, फ्रीडम फाइटर्स द्वारा कोई इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। हु लेड द संथल अपराइजिंग? तो जो संथल में अपराइजिंग, देखो ये ट्राइबल और पीजेंट जो रिवॉल्ट हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल का। तो जो संथल अपराइजिंग हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? उसको प्रिसाइड मतलब उसको लीड किसने करा था? सिद्धू एंड कन्हू, बिरसा मुंडा, ताना भगत, नीलंबर एंड पीताम्बर। तो सिद्धू और कन्हू जो थे इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने संथल अपराइजिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पहले आपको पता होना चाहिए संथल अपराइजिंग जो है अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जमींदार कहां पर हुई थी? झारखंड में। ये किसके अगेंस्ट थी? ब्रिटिशर्स और जमींदार के अगेंस्ट जो है एक अपराइजिंग हुई थी, और इसको लीड किसने करा था? सिद्धू और कन्हू ने। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द जर्नल एक न्यूज़पेपर है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वाज फाउंडेड बाय। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक जर्नल है, इसको किसने फाउंड करा था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, भिकाजी रुस्तम कामा, मदन लाल डिंगरा और नन ऑफ द अबव। तो किसका था जर्नल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का जर्नल था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना भी करी थी लंदन में। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। मैडम भिकाजी कामा को हम बोलते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। इन्होंने जर्मनी के असेंबली में जाके फ्लैग लगाया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर किसका है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में मेनली इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था विद द हेल्प ऑफ नटल इंडिया कांग्रेस। तो ये आपने याद रखना है। और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं गांधी जी के। इंडियन ओपिनियन तो साउथ अफ्रीका में था। इंडिया में कौन? बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, जैसे यंग इंडिया, ये भी गांधी जी का न्यूज़पेपर है, आपने याद रखना है। नवजीवन न्यूज़पेपर भी किसका है? गांधी जी का, आपने याद रखना है। उसके बाद हरिजन भी एक न्यूज़पेपर है, गांधी जी ने स्टार्ट करा था। ठीक है। हरिजन न्यूज़पेपर डिप्रेस क्लासेस के लिए उन्होंने स्टार्ट करा था। तो ये आपको याद रखना है। जब पुणे पैक्ट हुआ था उसके बाद गांधी जी ने हरिजन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। एक एसोसिएशन भी बनाई थी, प्लस न्यूज़पेपर भी डेडिकेट करा था। आपको ये फैक्ट याद रखने। देखो न्यूज़पेपर्स में भी मैंने एक लेक्चर लाया था, जो रह गए थे कुछ चीजें वो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम न्यूज़पेपर जो थे इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम वो मैंने उस लेक्चर में वन शॉर्ट वीडियो में कवर करे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करें तो इनके बारे में आपको बता चुका हूं पहले ही। ये कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, मॉडरेट लीडर थे, तो ये आप याद रख सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो नेशनल हेराल्ड इनका जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी के तो फॉरवर्ड न्यूज़पेपर इनका था जो ये लिखते थे, तो आपने ये भी याद रखना। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करो, वहां पर मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी? संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर किसका था ये आपने बताना है। रास बिहारी बोस का, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये किसका न्यूज़पेपर था? राजा राम मोहन राय का। देखो राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहते हैं। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। संवाद कौमुदी जो इन्होंने न्यूज़पेपर लिखा था ये बंगाली में न्यूज़पेपर था। ठीक है। ये आपने याद रखना। ये दो न्यूज़पेपर मेनली लिखते थे। एक आ गया संवाद कौमुदी, इसके साथ एसोसिएटेड थे। दूसरा न्यूज़पेपर जो इन्होंने स्टार्ट करा था दैट इज मीरात उल अकबर। ये पर्शियन में था। ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज में था? पर्शियन में था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द अवध किसान सभा वाज सेट अप इन द ईयर। अवध किसान सभा किस ईयर में बनाई गई थी ये आपको बताना है। ठीक है। 1918 में, 1920 में, 1921 में या 1924 में। तो जो अवध किसान सभा है वो 1920 में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? बाबा रामचंद्र। किसके द्वारा बनाई गई थी? बाबा रामचंद्र द्वारा बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? जमींदार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि
वो एक्सेसिव टैक्स लेते थे और रेंट चार्ज करते थे जमींदार, तो उनके अगेंस्ट जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसकी बहुत सपोर्ट करी थी। तो बाबा रामचंद्र जी ने अवध किसान सभा की फॉर्मेशन करी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो रिवॉल्ट्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादातर एग्जाम पूछा जाता है कि 1857 के इमीडिएट बाद कौन सी रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो रिबेलियन स्टार्ट हुई थी 1859 से लेकर 62 तक ये चली थी, तो ये आपको याद रखनी है। फिर जैसे पाबना रिवॉल्ट हुई थी 1870 से लेकर 80s के बीच में। अभी आपको कुछ नाम बता देता हूँ, बाकी रिवॉल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद जैसे मोपला अपराइजिंग हुई थी। मोपला अपराइजिंग कब हुई थी? 1921 में साउदर्न इंडिया में हुई थी, ये आपको याद रखना है। बरदौली, गुजरात में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। उसी तरह चंपारण, ठीक है, हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी गुजरात में। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हो। वल्लभ भाई पटेल इसके साथ एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो ये कुछ रिवॉल्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो आपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इस सीरीज के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज पाइका रिबेलियन ब्रोक आउट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1870? पाइका रिबेलियन ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट चलाया गया था, ठीक है। पाइका रिबेलियन बेसिकली, पाइका क्या थे कि ये सोल्जर्स ही थे, पहले सर्व करते थे, बाद में इनको निकाल दिया गया। बट ब्रिटिश की एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा हो रही थी, इनका एरिया का फॉरेस्ट कवर छीन रहा था, तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट थी इंडिया में, तो उसके अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट इन्होंने स्टार्ट करी थी। कौन से रीजन में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी? ओडिशा में, ठीक है। 1817 में शुरू हुई थी। इसकी लीडर को आपको याद रखना है, किसकी लीडरशिप के अंडर हुई थी? तो बख्शी जगबंधु, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नेम है। बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम था पाइका रिबेलियन, ठीक है। आई होप आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिए, पीडीएफ में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, जो भी 2-3 पीडीएफ्स हैं आज, ठीक है। तो आप उन लेक्चर्स को वहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर क्विज भी होता है, प्लस न्यूज़पेपर भी हम शेयर कर देते हैं, प्लस जो भी पीडीएफ होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वहां पर शेयर कर सकते हैं। और वो ओपन ग्रुप है, वहां पर डिस्कशन भी हो सकती है। अगर आप किसी टॉपिक में वीडियो बनाना चाहते हैं, डेडिकेटेड वीडियो आप चाहते हैं हम लाएं, तो आप वहां पर कर सकते हैं। तो टाइम के साथ हम उस पर वीडियो भी ले आते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। हमें भी इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, और आप प्लेलिस्ट में जाएं। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, इससे पहले मैंने बहुत से लेक्चर्स भी डाले हुए हैं वन शॉट वीडियो, उनको देखें और हिस्ट्री को आप 1-2 दिनों में कंप्लीट कर लें, ठीक है। इससे आपकी हिस्ट्री की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके बाद डेडिकेटेड कोर्सेज, वीएलडब्ल्यू, फाइनेंस अकाउंट सब फ्री चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी सेंटर लेवल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जेकेपीएससी या एसएससी वगैरह की, तो आपके लिए बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर, सबके रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चैनल में जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।